हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और एक तूफान अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन चर्चा में काफ़ी, जिसका नाम है मिचवांग। क्या नाम है इसका? मिचवांग नाम का एक साइक्लोन है जो काफ़ी चर्चा में है आजकल। ठीक है, जिसने आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में हिट किया। तो ये देखते हैं पहले उसका एक ट्रैक। ये तस्वीर काफ़ी अच्छी सी दिख रही होगी आपको। ये देखिए, जो ब्लू डॉट्स दिखाए गए हैं, ये मिचवांग नाम के साइक्लोन का ट्रैक है, जो जिसने इस तरीके से रास्ते से आया और वेस्टवर्ड होते हुए कहाँ पे हिट किया है इसने? आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में। आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, क्योंकि मिचवांग एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का? ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो साइक्लोन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट साइक्लोन। आज हमारी चर्चा रहेगी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ठीक है, तो मिचवांग किसका उदाहरण है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का। इसी तरीके से डिप्रेशंस, हरिकेन्स, टाइफून, विली विली, टॉर्नेडोस, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के ही उदाहरण हैं जो विश्व के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे कि ये जो डिप्रेशंस, हरिकेन्स, टाइफून्स, विली विली और टॉर्नेडो हैं, ये वर्ल्ड के किस किस हिस्से में आते हैं। जैसे कि विली विली आता है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे मेरे को। ठीक, अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे डेवलप होता है और कैसे डिफर है ये टेम्परेट साइक्लोन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहली बात तो ये है कि एक थर्मल साइक्लोन है, अर्थात थर्मल इन नेचर है। कैसा है? तापजन्य है, अर्थात इसको टेम्परेचर चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसको डेवलप होने के लिए एक खास किस्म का टेम्परेचर चाहिए सी के ऊपर, और ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर डेवलप नहीं हो सकता। ठीक इक्वेटर के ऊपर डेवलप नहीं होगा, जिसका कारण क्या बताया जाता है कि वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स बहुत वीक होता है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स जहाँ पर वीक होगा वहाँ पर इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर वीक या ज़ीरो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर वाला जो रीजन है, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेटर वाला रीजन मान लूँ अर्थ सरफेस का, तो देख रहे हैं आप बिल्कुल फ्लैट है। तो इसमें एंगुलर जो जो एंगल है वो नहीं बन पा रहा है। तो जो बिल्कुल फ्लैट वाले रीजन में विंड मूव कैसे करेगी? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है वहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव क्या रहता है? जीरो। तो कहाँ पर डेवलप होता है ये? 8 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में ये डेवलप होता है। तो जो अभी हमने फिगर देखा था, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर नहीं है, ये 8 से 15 डिग्री के बीच में ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 8 डिग्री शुरू होता है ये, और आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन भी 15 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास का ही होगा, है ना। चलिए, थर्मल इन नेचर, तापजन्य होता है, और इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? हाई सी सरफेस टेम्परेचर की। तो इसके डेवलप होने के लिए जो आइडियल कंडीशन है, सतह का जो तापमान है समुद्र का, वो लगभग कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने भी एक फिगर बनाया है, ये साइक्लोन का जो हिट कर रहा है किसको? आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये मामला क्या था। अब इससे जुड़े हुए कई सारे एसोसिएटेड टर्म्स भी हैं जो हमें समझ लेने काफ़ी ज़रूरी है। देखते हैं कैसे। ओरिजिन ऑफ द साइक्लोन, थर्मल इन नेचर डिस्कस हो गया है। अच्छा, वार्मिंग ऑफ एयर एट लो लेवल, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र का जो निचला जो सतह है जिसके ऊपर ये सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। जाहिर सी बात है कि जब गर्म हवा होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी बहुत तेज़ी से, तो इसको कहते हैं इनस्टेबिलिटी इन द एयर। तो एक पार्सल ऑफ द एयर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, एंड राइजेज अप। दिस राइजिंग एयर कंसिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जाहिर सी बात है, एयर मौजूद है किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर, अर्थात बहुत बड़े ऐसे सोर्स के ऊपर जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, पानी ही पानी है। तो जो एयर होगी उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? हाई होगा, इंपॉर्टेंट है। एंड हैंस कंडेंसेशन बिगिन इवन विद द स्मॉल अपलिफ्टमेंट। एक बेसिक समझ हमें ये होनी चाहिए कि अगर एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अर्थात बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, और अगर उसको अपलिफ्टमेंट मिल जाए थोड़ा सा भी, तब उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और यही प्रिंसिपल है बारिश होने का भी। यहाँ पर मात्रा लेकिन कंडेंसेशन उसकी मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा है,
तो जरा से अपलिफ्टमेंट से ही क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ फिनोमेना है जो आपको समझनी होगी, जो मैंने लिखी आपके यहाँ पर आपके लिए। सैचुरेटेड एडियाबेटिक रेट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट। अब आपको ये समझना होगा कि ये मामला क्या है, कि यहाँ पर जो संतृप्त रुद्धोष्म जो दर है वो वायुमंडलीय जो लैप्स रेट है उससे क्या है, कम है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सैचुरेटेड एडियाबेटिक रेट। ठीक, इसको समझते हैं पहले। सैचुरेटेड एडियाबेटिक रेट, इसको SALR कह दिया गया है, तो सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट भी कहते हैं, अर्थात द रेट एट विच सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का मतलब ये होता है कि ऐसी हवा जो इस स्थिति तक पहुंच गई है कि उससे ज़्यादा उसमें अब मॉइस्चर समा नहीं सकता, तो ऐसी हवा को हम, ऐसे वायु को हम संतृप्त वायु कहते हैं। यानी कि एक लिमिट है, द रेट एट विच सैचुरेटेड एयर कूल्स एट द रेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, अर्थात इस दर से वो क्या होगी, ठंडी होगी। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड एडियाबेटिक रेट। हिंदी में इसको कहते हैं संतृप्त रुद्धोष्म दर। दूसरी बात ये बताई थी अभी हमने, ये कम है किससे, एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट से। एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट आपको याद होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। किस दर से आती है, कि एट एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट टेम्परेचर फॉल्स विद द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई। तो ये ज़्यादा है और वो क्या है, कम है। तो इस दोनों के डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हवा तेजी से ऊपर उठती है और बहुत ही लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है उसके सेंटर में, और एक तरह से समझ सकते हैं कि तूफान जैसा उठता है। ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। ये देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो जो पूरी तरीके से क्या होता है, लगभग गोलाकार होता है, जिसकी परिधि मान लीजिए कि मैंने एक दिन आपको लिख के दिखाया भी था। मान लीजिए कि बाहर 1000 मिली बार का है, अंदर 990 का है, उससे भी अंदर 980, 970, और इस तरीके से मूवमेंट होता है किसका, हवा का, आउटसाइड हाई से इनसाइड लो की तरफ बहुत तेजी से। जब तूफान पहुंचता है उसमें होता क्या है, इट इज अकम्पनीड हाई वेलोसिटी विंड, बहुत तेजी से पवन चलती है, अकम्पनीड बाय वेरी हैवी रेनफॉल, और बहुत ही तेजी से बारिश कराती है। तूफान बहुत तेज और बारिश भी खूब तेज, तो पहले से ही लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाता है वहाँ से, क्योंकि हमारे पास आज के सिस्टम इतने एडवांस हैं कि हमारे पास साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स भी हैं, पहले से ही पता चल जाता है। तो शासन प्रशासन पहले से ही आदेश दे देता है कि उस जगह को खाली किया जाए, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाखों लोगों की जान हम बचा लेते हैं। फिर भी कुछ एक घटनाएं सुनने को आई जाती हैं, ठीक, जिन तक खबर नहीं पहुंचती, वो लापरवाही की वजह से। ठीक है, सुन, हाँ, मैं कल खबर देख रहा था कि आमिर खान जैसे हमारे जो सिने अभिनेता हैं वो भी फंस गए थे, और उसको एक टीम ने रेस्क्यू किया था उनको, ठीक है, इस तूफान में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सैचुरेटेड एडियाबेटिक रेट और एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट। ये तो कॉमन सा है, ये आपने नया पढ़ा होगा मेरे जरिए। ठीक, हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी हो। स्टॉर्म इज पावर्ड बाय लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब ये देखिए, ये जो साइक्लोन उठता है, साइक्लोन के द्वारा जो ये तूफान उठता है बहुत तेजी से, इसको आखिर पावर मिल कहाँ से रही है, इसे मिलती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से। ठीक, तो आइए देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है। द एनर्जी यानी कि ऊर्जा, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। देखिए, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे ये लेटेंट हीट क्या चीज़ है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। ठीक, ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाटर के 3 स्टेट हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो वाटर गैस फॉर्म में है वेपर के रूप में, लिक्विड फॉर्म में है वाटर के रूप में, और सॉलिड फॉर्म में है आइस के रूप में। आइस क्रिस्टल मान लेते हैं, स्नो मान लीजिए।
तो ये जो तीन रूप हैं किसके, पानी के, जाहिर सी बात है कि वाटर स्टेट जो है ये अगर उसको खास माहौल में ढाल दिया जाए तो उसकी स्टेट बदल जाती है। गर्म करेंगे तो वेपर बन जाएगा, फ्रिज में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगी पानी की, ठीक। और इसी प्रकार से एक फिनोमिना और है, जहाँ पर एयर बिना जल में परिवर्तित हुए सीधे किस में बदल जाती है, सॉलिड में। याद आ रहा है, एयर विदाउट चेंजिंग इनटू वाटर डायरेक्टली चेंज इनटू व्हाट, सॉलिड। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, स्नोफॉल की, अर्थात हम बात कर रहे हैं किसके, हिमपात की, ठीक, जो काफ़ी मुलायम होती है। पानी से अगर बर्फ़ बनी है तो वो हार्ड होगी, उसको हम कहते हैं आइस। एयर से बिना पानी में कन्वर्ट हुए सॉलिड बन जाना क्या कहलाएगा, स्नो कहलाएगा, काफ़ी सॉफ्ट होती है, आपने महसूस किया होगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन, उधूर्वपातन कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये फिनोमिनास अगर आपको एडवांस में पता है तो इन सब शब्दों को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेटेंट हीट क्या होती है भाई, तो लेटेंट हीट एक ऐसी ऊष्मा है जो जल की स्थिति है ना, जो अवस्था है उसको परिवर्तित करने में काम आती है बिना उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन लाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर the water transform into one form to another and this heat is called what, latent heat। ओके, तो ये जो है latent heat of condensation वो यहीं से निकल के आ रहा है। the energy released during the condensation of water, यानी कि जब ये सब चीज़ें हो रही होती है तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी रिलीज होती होगी, तभी तो ऐसा हो पाता है कि जल की अवस्था बदल पाती है। इनटू वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि वाटर वेपर किस में बदल जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट में, एंड आइस क्रिस्टल। दिस इज कॉल्ड बट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये सारी फिनोमिना हुई होंगी इस साइक्लोन के साथ भी। साइक्लोन जब समुद्र के ऊपर रहता है उसको लगातार पावर मिलती रहती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन लगातार उसमें होता रहता है। लेकिन जब वो समुद्र का सोर्स छोड़कर मैदान की तरफ आता है तो जो जो कुछ लेकर आता है अपने साथ वो सारा वहाँ पर बरसा देता है। कोस्टल रीजन में पहुँचने के बाद हम कह सकते हैं कि साइक्लोन की जो पावर है उसमें थोड़ी कमी आती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और डॉट 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 जो हमने यहाँ पर बना रखा है इसे कहते हैं डिसिपेशन ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक। तो एक विध्वंसक कह सकते हैं कि नेचुरल फिनोमिना है जो बहुत रेयर नहीं है। साल में एक बार किसी न किसी दुनिया के हिस्से में, इंडिया में भी एक या दो बार आपको ये खबर सुनने को मिली जाती है कि इस तट पर साइक्लोन टकराया, इस तट पर साइक्लोन टकराया। इस तरीके से ये एक लॉन्ग, मतलब कह सकते हैं कि रिपीटेड फिनोमिना है मीटरोलॉजी की, जो लगातार होती रहती है। अभी साइक्लोन बन चुका, डिसिपेट हो चुका, जहाँ पर बना होगा वहाँ पर कंडीशन नॉर्मल हो चुकी होंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज़ें क्रिएट होंगी और फिर से क्या हो सकता है कि साइक्लोन के लिए क्या हो जाएगा, एक माहौल तैयार हो जाएगा और फिर किसी दुनिया के किसी न किसी हिस्से में जाकर वो हिट कर सकता है। तो ये एक कैसी फिनोमिना थी, है ना, एक वेदर डिस्टर्बिंग फिनोमेना मान सकते हैं हम। ओके, तो इस लेक्चर में होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स भी थे, उनको देख लीजिएगा, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मैं चाहूँगा कि आप लेटेंट हीट के बारे में भी पढ़ें, जल की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ें, और हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इसमें आई होती है, आँख, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई होती है जबकि टेम्परेट साइक्लोन में नहीं होती है। एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट क्या है ये जान लीजिएगा। सैचुरेटेड एडियाबैटिक रेट क्या होता है इसके बारे में भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, और किस प्रकार से ओरिजिन होता है उसका। और हाँ एक चीज़ और है, ये देखिए मैंने एक इक्वेटर बना रखा है बीच में और दो तरफ मैंने साइक्लोन बनाए हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन का निर्माण होता है तब तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में बनता है तब कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज। कुछ इस तरीके से क्या है ये, इसकी फिनोमिना काम करती है। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा किताबों से,
और अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी एग्ज़ाम में, ठीक है। और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।